हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। अब इस नए वीडियो में देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की परीक्षा में पूछे गए विज्ञान और सामाजिक अध्ययन और साथ में EVS के प्रश्नों के सॉल्यूशन को। इसके पहले हम लोगों ने देखा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रश्नों के सॉल्यूशन को देख चुके हैं। उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम विज्ञान के 10 और सामाजिक अध्ययन के 10 प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत में अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अंत में लाइक अवश्य करिएगा। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। और चलिए तब देखते हैं प्रश्नों को कि कैसा प्रश्न पूछा गया था सुपर टेट 2018 में। क्योंकि अगर आप अगले कोई भी सुपर टेट देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ज़रूर देख के जाना चाहिए एक बार कि उसमें कैसे कैसे प्रश्न आए थे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया था, क्या जो सिलेबस में टॉपिक दिया है जस्ट उसी से दे रहा है या फिर कुछ डिफरेंस दे रहा है। तो इतना आपको थोड़ा सा करके जाना चाहिए आई थिंक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से। तो देखते हैं पहला प्रश्न और विज्ञान से स्टार्टिंग करेंगे। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। वैसे तो देखने में लग रहा है कि यह तो मैथ का प्रश्न होना चाहिए, लेकिन नहीं, यह विज्ञान में पूछा गया। और क्योंकि टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है दूरी और चाल से संबंधित, तो वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे कि एक व्यक्ति स्थान ए से तथा स्थान बी तक, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक एक समान चाल जो कि 4 किमी प्रति घंटा से जाता है तथा एक समान चाल 2 किमी प्रति घंटा से वापस लौट आता है। जहाँ से जाता है फिर वहीं वापस लौट आता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए स्थान ए यहाँ है और ये उसके बाद बी यहाँ है। कोई पर्सन यहाँ से चला होगा, किस चाल से? चाल थी उसकी 4 किमी पर हावर। ओके, तो बी तक पहुंचा और फिर बी से वापस भी लौटा। बी से वापस लौटा किस स्पीड से? 2 किमी पर हावर से। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है? औसत चाल ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? औसत चाल, उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करना है। तो आप लोग इतना ये तो पता होगा ना औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन यहाँ आप लोग अगर मैथ में ये समय, दूरी एवं चाल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाता है कि जब हम एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाते हैं और पुनः उसी स्थान पर वापस लौट आते हैं तो औसत चाल का एक फार्मूला होता है। इसको हम शॉर्ट फार्मूला भी कह सकते हैं कि 2xy क्या फार्मूला होता है? 2xy अपान x प्लस वाई। इसको हम कैसे आता है कभी मैथ में, मैथ जब बताएंगे तो उसमें हम बता देंगे कि कैसे आता है। फिलहाल के लिए भी आप इतना ही जानते रहें कि जब जैसे हम ऑफिस घर से जाएं, सपोज घर से जाएं ऑफिस और ऑफिस से फिर घर वापस चले आएँ, तो यहाँ हमारी जो दूरी रहती है, कहते हैं कि वो कांस्टेंट रहती है। जितना हम गए उतना वापस लौट आए। तो इस केस में हम हमेशा यही फार्मूला यूज़ करते हैं औसत चाल के लिए, 2xy अपान एक्स प्लस वाई, जहाँ x क्या है? जाने की स्पीड और y आपके लौटने की स्पीड। तो चलिए रख देते हैं ये वैल्यू। 2x की जगह हम क्या रखेंगे? 4 किमी पर आवर से जा रहे हैं और y से आ रहे हैं, 2 किमी पर आवर से, अपान x प्लस वाई मीन्स 4 प्लस 2। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट, से क्या हो गया यहाँ प्लस। अब इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आ रहा है आपका आंसर? 24 ऊपर आ गया आपका 16 अपान और 6 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया? 6। तो आप इतना ही चाहे तो आंसर सुपर टेट के एग्जाम में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हुआ था आपको पहले, ये भी पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव में अगर कोई मान लीजिए कोई कैंडिडेट ने इतना लिख दिया 16/6 किमी पर हावर, इंग्लिश में लिखा तो भी सही माना गया। या फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? मीन्स 2 से आप कैंसिल कर देंगे तो 2 का 8 बार और फिर 3 बार, 8/3 आप लिख सकते थे। और इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं क्या? किमी प्रति घंटा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते थे या फिर किमी पर हावर इंग्लिश में लिखे। 8/3 16/6 भी जिसने लिखा था उसका भी आंसर सही माना गया था। 8/3 जिसने लिखा था उसका भी आंसर सही माना गया था। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका?
2.66 आएगा, तो भी आप लिख दीजिए किमी पर आवर। और हिंदी में भी अगर आपने लिखा किमी प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा तो भी आपका सही माना गया था। और एक आंसर आपका हो सकता है क्या कि 8/3 को आप क्या करें, मिश्र भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो कितना लिख सकते हैं मिश्र भिन्न में, लिख सकते हैं 2/3 किमी पर आवर। इसके बाद भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी आंसर सही माना गया था। और मान लीजिए किसी ने ये सोचा होगा कि 2.666 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो और आप लिख सकते हो 2.67 किमी पर आवर। ये भी आपका आंसर सही माना गया था। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा यह प्रश्न अच्छे से, ठीक है, कि कहाँ हमने कैसे ये फार्मूला यूज किया। तो मतलब जो भी आपको पता होना चाहिए वो यही पता होना चाहिए कि औसत चाल हम कैसे निकालते हैं शॉर्ट में, ओके। वरना आपका थोड़ा सा डिटेल में भी आप लगा सकते हैं, मतलब सेकंड विधि है लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और मैं फिर किसी वीडियो में उसको भी डिस्कस करूँगा। अभी के लिए इतना ही, तो इतना आंसर आपका हो जाएगा इस पहले प्रश्न का, साइंस के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है कि हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हैलोजन मतलब होता क्या है। तो हैलोजन तत्व किसको बोले जाते हैं, आवर्त सारणी में जो ग्रुप नंबर 17 मतलब 17 होता है ना, उसमें जितने भी तत्व होते हैं उन सबको हैलोजन तत्व कहा जाता है। तो ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन कहा जाता है। और उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं आप ये भी जान लीजिए। फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन और फिर एटीएस्टेंटाइन भी होता है, ठीक है। तो ये हैलोजन तत्व हम इनको कह सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। इसके बाद हम समझेंगे कि मतलब हमको ये जानना जरूरी हो जाएगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेहता क्या होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेहता को हम अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब स्नेहता मतलब अफिनिटी, अगर आप इंग्लिश में जानते हो तो यही जान लीजिए, ठीक है, अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता क्या है, मतलब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब कोई भी तत्व मतलब कोई भी तत्व, कोई मान लीजिए कोई तत्व है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट कैपिटली, और यह अगर इसमें हम मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़े तो वह कितनी एनर्जी रिलीज करता है, तो इसी की माप जो होती है वह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। मतलब जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी रिलीज करेगा किसको, मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर उसमें, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हैलोजन तत्वों में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन आपका आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में इलेक्ट्रॉन मतलब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और कभी कभी पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो हाईएस्ट मतलब पूछा जाता है कि किसी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अगर पूरी पीरियोडिक टेबल की भी बात की जाए या फिर हैलोजन तत्वों में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो जो फ्लोरीन होता है ना उसका विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो बस आप इतना याद रखिए, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब लिखेंगे ना तो इसमें एफ आ रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि मतलब आंसर तो एफ या सी एल में से एक ही होगा। तो जिसमें जिसके नेम में एफ है तो एफ वाला आंसर वहाँ कभी नहीं होगा। जैसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट होती है, तो ऑप्शन दे दिया फ्लोरीन की, क्लोरीन, तो आप बस इतना देखिए कि अफिनिटी में एफ आ रहा है तो एफ वाला तो आंसर नहीं होगा, क्लोरीन हमेशा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो बचा वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो गई। उम्मीद है आप इतना ध्यान रखेंगे और ये समझ में आया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, क्या हो जाएगा, क्लोरीन। या तो आप ऐसे लिखिए या फिर सी एल पर लिख दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न साइंस का। इसमें पूछा गया कि नग्न बीज वाले पौधों को कहा जाता है, मीन्स क्या कहा जाता है। आप जानते होंगे कि जब पौधों का हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम दो भागों में इसको, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ द है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाता है मतलब हिंदी में कहें तो अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद, ठीक है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। और इसको क्या बोलेंगे, फिनेरोगैम्स मतलब पुष्पोद्भिद, फिनेरो, ठीक है, आप समझ जाइए, गैम्स बोलते हैं मीन्स पुष्पोद्भिद, मतलब वे पौधे जिसमें फूल तथा मतलब फ्लावर और सीड दोनों होते हैं, फिनेरोगैम्स के अंतर्गत आते हैं।
और जिसमें फ्लावर भी नहीं होता और वो मतलब सीड भी नहीं होता, सॉरी सीड, तो वो क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आते हैं। तो फर्दर डिवाइड करें तो क्रिप्टोगैम्स को 3 पार्ट्स में मतलब डिवाइड किया गया है, आप जानते होंगे कौन कौन से, कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जो फिनारोगैम्स हैं उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें, एक होता है कि मतलब जिम्नोस्पर्म, ठीक है, क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, और एक होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा गया है ना, नग्न बीज वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो वही कहा जाता है। मीन्स आपने जो लिखा ना, जिम्नोस्पर्म मतलब होता ही है कि वे मतलब ऐसे पौधे जिसमें क्या होती है, जो बीज होता है वह नग्न बीज ही होता है। मतलब उसमें जिम्नोस्पर्म मतलब होता ही है नेक्ड, मतलब सीड, नेक्ड सीड, मतलब समझ रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। मतलब इसको हम अगर हिंदी में कहें तो अनावृत बीजीय बोलते हैं, मतलब ऐसा बीज जिसके ऊपर आवरण नहीं होता है, ठीक है। तो हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, अगर सब इरेज कर दें, अगर आपने इतना समझ लिया हो तो अगर इसको हम इरेज कर दें पूरा और फिर साफ साफ आंसर लिखें, चलिए हो गया, ठीक। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, ठीक है, इसको यही लिखेंगे। या तो ये लिखिए, या फिर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश को आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे, जिम्नोस्पर्म आप लिख सकते थे उस टाइम, ये भी माना गया था आंसर सही, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म अपने, या फिर नग्न बीजी भी लिख सकते थे, वो भी आपका आंसर सही माना गया था उस टाइम। और इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो शाइकस होता है इसका एग्जाम्पल, और पाइनस, और उसके बाद सिकोया, ठीक है, सिकोया, ये इसका एग्जाम्पल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, इसमें कहा गया है कि निम्न अभिक्रिया में, मतलब सॉरी, निम्न अभिक्रिया के प्रकार का नाम लिखिए। मतलब ये रिएक्शन देखिए नीचे, और ये किस टाइप की रिएक्शन है आपको ये बताना था, ठीक है। तो CH3 CH2 Br, मतलब ब्रोमो कह सकते हैं, प्लस NaOH को रिएक्ट कराया गया है, तो प्रोडक्ट रूप में क्या है, CH3 CH2OH और NaBr। तो आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे कि जहाँ ब्रोमीन था वहाँ क्या आ गया, ये OH आ गया, ठीक है, अल्कोहल जिसको कह सकते हैं, ये प्रतिस्थापक समूह होते हैं। और जहाँ मतलब OH था वहाँ क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। तो आप अगर जैसे सिंपल कुछ भी नहीं जानते हैं तो बस आप इतना देखिए कि क्या हो गया है इन दोनों के बीच, मतलब एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्सचेंज मतलब विस्थापन, मतलब प्रतिस्थापन हो रहा है। तो बस आप सिंपल उस टाइम लिख सकते थे, यह जो दिया गया मतलब दी गई अभिक्रिया है वह किस प्रकार की है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। बस इतना आपको लिखना था या फिर सोचना था, ये हो गया। और प्रतिस्थापन को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन भी लिख सकते हैं। तो ये भी उस टाइम मतलब उस समय PNP ने भी इसको भी ऑफिशियल आंसर की में ऐड किया था। विस्थापन अभिक्रिया आपने लिखा होगा तो भी सही था। और या फिर एक आंसर और लिखा गया था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये रहा इसका फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5, इसमें कहा गया कि उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो स्कर्वी रोग बच्चे बच्चे को पता होता है, विटामिन C की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग हो रहा है तो इसका मतलब उसको उसके आहार में किस विटामिन की कमी होगी, विटामिन C की, विटामिन C की कमी होगी, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। और विटामिन C की अगर हम बात करें तो इसका मतलब मान लीजिए किसी ने अगर विटामिन C नहीं लिखा, इसका रासायनिक नाम लिख दिया तो भी इसका आंसर सही माना गया था। तो रासायनिक नाम कौन क्या हो जाएगा इसका, विटामिन C का जानते होंगे, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड, ये हो जाएगा। और अगर कहा जाए कि आपसे पूछ लिया जाए, मतलब कोई पूछ ले कि बेटा ये विटामिन C के स्रोत कौन कौन से हैं, तो बस आप इतना याद रखिए, खट्टे फल। अब खट्टे फल में कौन कौन आ जाएंगे, खट्टे फल में जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी, ये सब खट्टे फल के अंतर्गत आते हैं और इसमें विटामिन C पाया जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं आप जानते हैं, मसूड़ों से खून आना और फिर घाव का बहुत देर में भरना, ये सब लक्षण होते हैं विटामिन C की कमी के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि एक जीव की संरचना, कार्य, व्यवहार, वातावरण के अनुरूप परिवर्तन क्या कहलाता है। मतलब जैसे आप देखे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीव पाए जाते हैं, किसी में पंख होते हैं, किसी में क्या होते हैं, और किसी में सूंड होते हैं। तो ये सब मतलब क्यों पाया जाता है, ये सब संरचना अलग अलग क्यों पाया जाता है, मतलब वातावरण के अनुसार। ठीक है, तो ये सब जो मतलब ये सब परिवर्तन जो है एक दूसरे मतलब जीवों में, वो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। मतलब अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूलन, जिसको बोलते हैं एडाप्टेशन। क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन इंग्लिश में कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, ये न्यूमेरिकल है। प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, मतलब वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि दिया क्या गया है। तो दिया गया है हमको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसका मतलब हम इसको लिखते कैसे है, ए फॉर एयर, एन फॉर अपवर्तनांक हो जाएगा, और जी मतलब जल है तो यहाँ हम लिखेंगे वाटर। ठीक है, डब्लू, क्योंकि हमको पहले जल का अपवर्तनांक दिया है। तो ए एन डब्लू दिया है हमको कितना, 4/3। और आगे क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है। तो कांच के अपवर्तनांक के लिख लेंगे ए एन जी, जी फॉर ग्लास। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक दिया है 3/2। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि जल के सापेक्ष मतलब डब्लू के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का, मीन्स जी का आपको अपवर्तनांक यानी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WN_G। तो जो मतलब जी पहले हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, NG/NW। ठीक, तो NG मतलब जिसे जो लास्ट में आया ना उसको ऊपर रखिए, जो यहाँ मतलब पहले आया उसको नीचे रखिए, ऐसे समझिए। और यहाँ कुछ नहीं लिखा है आगे ना, इसका मतलब ए से ही है, मतलब एयर से ही है। अगर हम कह रहे हैं डायरेक्ट मतलब कि कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब यही हुआ कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ANG मतलब या फिर NG की बात करें तो NG कितना है यहाँ, 3/2 और बटा NW की बात करें तो क्या लिखा गया है यहाँ, मतलब NW हमको दिया गया है 4/3। कितना दिया है, 4/3। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि जो सबसे नीचे है वो कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, मीन्स ऐसे 3 का 3 में और 4 का 2 में मल्टीप्लाई। तो 3 का 3 में 9/4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो जाएगा 9/8। क्योंकि आप अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता तो हम मात्रक नहीं लिखेंगे। अब इसी को हम चाहे तो मतलब डेसिमल में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर भाग दे के लिख सकते हैं 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 125। ये भी आपका आंसर सही था। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 8। इसमें पूछा गया कि ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करते हैं। आप इसको EVS के अंतर्गत ले सकते हैं, सॉरी साइंस चल रहा है तो EVS कहाँ से आ जाएगा। तो ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंपल जो UV रेज होते हैं, मतलब पराबैंगनी किरणें, क्या लिखेंगे आप, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को, चाहे तो आप ये लिखें या फिर आप क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसको लिख दीजिए अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, VOIL, अल्ट्रा वायलेट रेज, या फिर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट UV रेज लिख दीजिए तो भी सही माना गया था। तो ये सब आप लिख सकते हैं। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं कौन, ओजोन परत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन परत मतलब कि कई मंडल हमारा जो मतलब वातावरण है कह सकते हैं, वो कई मंडल में बटा गया। तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, समताप मंडल बताएंगे। ठीक है, समताप मंडल, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और उसके बाद बहिर्मंडल। ये भी आपको पता होगा। और अगर कभी मान लीजिए ओजोन की बात आए तो उसको ओजोन का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, O3 होता है। और ओजोन डे की अगर बात की, मतलब कोई पूछ ही ले कि बताइए ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो आप कब बताएंगे, मीन्स 16 सितंबर बताएंगे। ठीक है, और ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई जो होती है, आप इसको भी याद रखेंगे, डॉप्सन।
पूछ लिया जाता है बहुत बार बहुत एग्जाम में। तो इतनी मतलब जानकारी पर्याप्त है ओजोन से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है इतनी जानकारी पसंद आई होगी आपको। अगला प्रश्न है ये रहा 9 और इसमें कहा गया है कि कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजन युक्त रुधिर को मानव हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाती है। सबसे पहले आपको अलिंद और निलय क्लियर होना चाहिए कि किधर अलिंद होता है, किधर मतलब निलय होता है, किधर दायां अलिंद, किधर दायां निलय होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम हार्ट का मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा मतलब कोशिश करेंगे आपको समझाने की। उम्मीद है आप समझ में भी आपको अच्छे से आएगा। सबसे पहले हम हार्ट बनाते हैं। तो हार्ट का टाइप ये रहा ऐसे। और आप जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो ये रहा हमारा 4 चैम्बर। तो सबसे पहले ये मतलब जो ये राइट वाला भाग है और ये लेफ्ट वाला, आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए। तो जो सबसे ऊपर होता है ना वो मतलब अलिंद होता है और नीचे वाला जो दोनों भाग वो निलय हो जाएगा। तो ऊपर हम इसको क्या लिखेंगे? राइट एंट्रियम जो अलिंद कहलाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल मीन्स दायां निलय। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट एंट्रियम हो जाएगा मीन्स बायां अलिंद। और नीचे क्या हो जाएगा? बायां निलय। ठीक है, वेंट्रिकल मीन्स निलय। अब हम जानते हैं कि मतलब सबसे पहले जब शरीर से मीन्स पूरी बॉडी से ब्लड आता है सुपर वेना कावा के थ्रू, तो सबसे पहले कहाँ आता है? राइट एंट्रिकल मीन्स दाएं अलिंद में आता है। कहाँ आता है? दाएं अलिंद में। फिर वहाँ से जाता है दाएं निलय में। फिर यहाँ से निकल कर कहाँ जाता है? यहाँ से जब जाता है तो जाता है फेफड़े में। कहाँ? फेफड़े में। ठीक। अब यहाँ समझिए कि फेफड़े में कौन लेकर जा रहा है मीन्स आप ये भी आप जानते होंगे, धमनी और शिरा। नाम तो आपने सुना ही होगा, धमनी और शिरा। तो उम्मीद है आपको इसमें डिफरेंस भी पता होगा। डिफरेंस क्या होता है धमनी और शिरा में? धमनी क्या करती है कि हार्ट से जो प्योर ब्लड होता है मतलब शुद्ध रक्त को कैरी करता है। सबसे पहले आप इतना ध्यान दीजिए कि धमनी हमेशा शुद्ध रक्त को कैरी करती है और जो शिरा होती है वह अशुद्ध। यहाँ अशुद्ध से मतलब होता है कि मतलब अशुद्ध रुधिर जो होगा उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी और शुद्ध में CO2 की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। और यह हमेशा जो धमनी होता है ना हार्ट टू बॉडी मतलब जो रक्त को ले जाती है वह हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाती है। और जो शिरा होता है ना वो मतलब बॉडी से जितने भी अंग है वहाँ से मतलब रक्त को कहाँ लेकर जाएगी? हार्ट की तरफ लेकर जाती है। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ हमेशा मतलब जब हार्ट से लंग की तरफ लेकर जा रही है मतलब ब्लड, तो यहाँ कौन लेकर जा रहा है? क्योंकि धमनी का काम ही होता है मतलब हृदय से अंगों की ओर। तो यहाँ जो लेकर जा रही है वह इसका नाम जो हो जाएगा मीन्स इस नली का नाम हो जाएगा पल्मोनरी धमनी। क्या नाम होगा इसका? पल्मोनरी धमनी। ठीक है, लेकिन यही एक अपवाद है। यहाँ क्या बह रहा है मतलब अभी जा रहा है वह अशुद्ध रुधिर है। कौन सा रुधिर है? अशुद्ध रुधिर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट शरीर से मतलब विभिन्न अंगों से आ ही रहा है। बस दाएं अलिंद में आया फिर दाएं निलय में। अब यहाँ से कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स में क्या होगा? एक्सचेंज होता है। अब मतलब ब्लड क्या होता है? ब्लड में जो CO2 की मात्रा होती है उसको निकाल लेता है और ऑक्सीजन दे देता है ब्लड में। तो यहाँ क्या होता है? फिर ब्लड हमारा प्योर हो जाता है। मतलब इसके आगे जब लंग से निकलता है तो शुद्ध हो जाता है। क्या होता है? शुद्ध। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि अब शुद्ध ब्लड बह रहा है इसमें। और यह शुद्ध ब्लड कहाँ जाता है? मतलब प्योर ब्लड लेफ्ट एंट्रियम में जाता है मीन्स बाएं अलिंद में। और यहाँ से फिर बाएं अलिंद से होके चला जाता है बाएं निलय में और फिर यहाँ से पूरी बॉडी में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, ये रहा पूरा साइकिल ब्लड का जो मतलब बहने का। तो अब ये मतलब लंग्स के बाद मतलब कौन लेकर जा रहा है? इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि लंग से मतलब हृदय की ओर जा रहा है, अंग से हृदय की ओर जा रहा है, तो फिर कहाँ कौन ले जाएगा? शिरा का काम होता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ जुड़ जाता है। क्या? पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी। और यहाँ शिरा है तो शिरा नाम सुन के तो ऐसा लग रहा है इसमें इम्प्योर ब्लड होना चाहिए मतलब अशुद्ध रक्त होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कौन सा मतलब ये भी एक अपवाद के अंतर्गत आता है। इसमें भी कौन सा मतलब किस टाइप का
रुधिर बह रहा है, शुद्ध रुधिर बह रहा है। तो हमसे यही प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजनित रुधिर को मानव हृदय के बाएं अलिंद से, तो बायां अलिंद कहाँ है? हाँ यहाँ सॉरी, तो बाएं अलिंद तक कौन ले जाता है, मीन्स ये रहा आपका बाएं अलिंद तक कौन ले जाता है, मतलब रुधिर को बाएं कहाँ से लेकर जाएगा, सिंपल लंग्स से लेकर जाएगा, लंग से कहाँ लेकर जाएगा, बाएं अलिंद तक। तो कौन लेकर जा रहा है, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा कहिए या फिर आप कह सकते हैं इसको फुफ्फुसीय सिरा। ठीक है, ये रहा आंसर। और जो मैं समझाया थोड़ा सा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि मतलब पूछ क्या रहा है। सिंपल तो मैं ऐसे कह सकता था कि हाँ पल्मोनरी सिरा इसका आंसर होगा, लेकिन आपको पूरा एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि यस ब्लड कहाँ से आ रहा है, फिर राइट एंट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी धमनी के द्वारा लंग्स में लेकर जाया गया, फिर वहाँ से सिरा के द्वारा कहाँ लेकर जाया गया, बाएं अलिंद तक ले जाया गया। ठीक है, तो पूरा रोटेशन मुझे मतलब उम्मीद है पूरा कि रोटेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी सिरा। तो सारी चीज़ें मैं रफ करके आपका मतलब सिंपल आंसर लिखता हूँ, सिर्फ आंसर, ताकि पेज क्लियर रहे। चलिए रफ करते हैं ये पूरा। उम्मीद है आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो कृपया लाइक करके ज़रूर हौसला मेरा बढ़ाएं, ताकि मैं भी और कोशिश करूं और अच्छे से चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, चलिए ये आपका पेज क्लियर हो गया। अब हम लिख देते हैं इसका आंसर, जो कि मतलब ऑफिशियल आंसर की में लिखा गया था। आप इसका आंसर लिख सकते हो फुफ्फुस सिरा। ठीक है, ये लिख दीजिए, या फिर आप लिख सकते थे पल्मोनरी पल्मोनरी सिरा। ठीक, या फिर इसी को आप इंग्लिश में भी लिख सकते थे, पल्मोनरी वेंट्स। वेंट्स मीन्स होता है सिरा। ठीक है, चलिए ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो आप भी समझें और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखें। बाकी वन वर्ड में आंसर बताना तो बहुत आसान होता है, कोई भी देख के बता सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, और साइंस का लास्ट प्रश्न। इसमें कहा गया है कि एक विद्युत बल्ब 20 सेकेंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है। इसकी शक्ति कितनी होगी, शक्ति मीन्स पावर। तो इसमें अब लिख लीजिए पहले आपको गिवन क्या क्या है। तो टी बराबर आपको दिया गया है ना, टी बराबर कितना दिया गया है, टी बराबर आपको दिया गया है 20 सेकेंड। उसके बाद और क्या बताया आपको, मतलब विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है ना, मीन्स डब्लू कार्य, जूल, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। तो डब्लू का मान आपको दिया गया है कितना, 2000 जूल। चलिए आपसे पूछा गया है शक्ति, मीन्स शक्ति का मान। तो जिसको इसका फॉर्मूला पता होगा, P बराबर W/T, मतलब कार्य करने की जो दर होती है वही तो शक्ति कहलाती है। तो जिस कैंडिडेट को उस टाइम ये पता होता मतलब होगा सूत्र, डायरेक्ट उसने आंसर निकाल लिया होगा। तो P बराबर W/T, बस आप वैल्यू रख दीजिए। तो W की वैल्यू कितनी है 2000, और T कितना दिया गया है 20 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 100। 100 क्या आएगा, W का मात्रक कितना होता है जूल, और T का मात्रक सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो P बराबर आप मतलब उस टाइम आंसर लिखना था, ऑप्शन तो था नहीं, तो लिखेंगे 100, मतलब उस समय जिसने मतलब लिखना चाहिए था 100 जूल प्रति सेकेंड। या फिर आप जानते हैं जूल प्रति सेकेंड को ही हम क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं। तो 100 वॉट भी इसका आंसर हो जाएगा। वॉट को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते थे उस टाइम आंसर में। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। अब हम चलते हैं, मतलब साइंस वाला पोर्शन समाप्त हो गया। अब एनालिसिस, मतलब इसमें मैंने थोड़ी सी कोशिश की। एनालिसिस मतलब हम ये देखेंगे कि किस टॉपिक से, जैसे अब 3 टॉपिक साइंस में होता है, कौन कौन सा होता है आप जानते होंगे, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, और बायोलॉजी होता है। तो इतना पता होना चाहिए कि मतलब इस पेपर में फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आए और क्या क्या आए, केमिस्ट्री के, बायो के। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। तो फिजिक्स से कुल मिला के 4 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए, 4। कौन कौन सा, एक 8/3 मतलब पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, जो चाल और दूरी से संबंधित था, कह सकते हैं। वो भी न्यूमेरिकल था। और एक आया था मीन्स 9/8 वाला, ठीक, जो अपवर्तनांक से संबंधित था, वो भी न्यूमेरिकल था। और एक अभी 100 वाट हमने लगाया, ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल था। और फिजिक्स से
तो हम कह सकते हैं एक पराबैंगनी किरण, यस। तो 4 क्वेश्चन हम कह सकते हैं फिजिक्स से आया, जिसमें से हम कहेंगे कि 3 तो न्यूमेरिकल थे। सोचिए फिजिक्स में यहाँ सब थियोरेटिकल कराते कराते रहते हैं, अब सामने न्यूमेरिकल आ रहा है। तो 3 न्यूमेरिकल दिया था और एक कह सकते हैं थियोरेटिकल दिया था, मीन्स ये भी रेस वाला। तो 4 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स से पूछा गया था। केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे? एक कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक कौन सा क्वेश्चन कह सकते हैं हम केमिस्ट्री से? क्लोरीन, यस, ठीक है, जो नाभिक स्नेही था ना। तो केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ 2 क्वेश्चन, और वो भी टॉपिक क्या कह सकते हैं हम, जो क्लोरीन था हम उसको चाहे पीरियोडिक टेबल में रखें या फिर धातु और अधातु, क्योंकि सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें धातु और अधातु लिखा है, तो हम वो वाला टॉपिक समझें कि धातु और अधातु से आया। और इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हम कहेंगे कि मीन्स केमिस्ट्री से आया, जो मतलब विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं से, ठीक है। तो ये भी आपको मतलब सिलेबस में नहीं लिखा है फिर भी आया। चलिए, तो और बायो से बचा के 10 क्वेश्चन टोटल था, तो 4 2 6, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री से हो गया तो 4 क्वेश्चन बायो से। तो 4 क्वेश्चन बायो से आप ये भी समझ सकते हैं कहाँ कहाँ से आया था। एक मतलब पौधों से आया था, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से, और एक विटामिन सी मतलब विटामिन से आ गया। एक क्वेश्चन क्या आ गया? पल्मोनरी मतलब कह सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से आ गया, मतलब हार्ट से आ गया। और 4 क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन? बस एक अनुकूलन था, एडाप्टेशन थे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से। तो मतलब आप देख रहे हैं कि 4 फिजिक्स, 4 बायो और 2 केमिस्ट्री से आया था। ये रहा इस पेपर का एनालिसिस, और कहाँ कहाँ से आया मैं ये भी बता दिया। तो इसी हिसाब से आप भी पढ़ेंगे। फिजिक्स बायो ज़्यादा, केमिस्ट्री थोड़ा सा कम पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि मतलब केमिस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो अगर कभी वो पूछ ले कि मतलब आईपीएससी नाम ही अगर आने वाले सुपरटेट एग्जाम में पूछ ले, तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा, क्योंकि कहाँ से पूछ रहा है हमें भी नहीं पता, तो अच्छे से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं, और चलते हैं अब सोशल साइंस और ईवीएस वाले पार्ट पे। तो इसमें क्या आ गया, मतलब पहला क्वेश्चन है ईवीएस, क्योंकि सिलेबस में लिखा है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन। तो पहला प्रश्न ये है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई थी जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था। तो उसमें ये क्वेश्चन आ गया कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था उस टाइम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसका आंसर है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ हमने ऐड किया है संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ध्यान रखिए, हो सकता है कभी किसी एग्जाम में आ जाए। तो राष्ट्रध्वज संबंधी मतलब जो समिति थी उस टाइम, उसके अध्यक्ष मतलब ऐसे 2-2 का पेयर बना लीजिए, मैंने बनाया इसी ऐसे लिखा ही है कि राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघीय संविधान मतलब जहाँ जहाँ संघ आ जाए, आप ये ट्रिक पकड़िए कि जहाँ जहाँ संघ आ जाए, संघीय संविधान समिति या फिर संघ शक्ति समिति, तो उसके मतलब उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब वो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रांतीय संविधान समिति अभी आपने देखा, इसके आंसर मतलब इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर एक बड़ा सा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, तो इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बाकी महा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ये तो आपको याद होना चाहिए, मीन्स पता होना ही चाहिए। चलिए उम्मीद है आपने मतलब आपको इतना जान के अच्छा लगा होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि इनको लौह पुरुष तो कहा ही जाता है, और ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है? तो समवर्ती सूची मतलब पॉलिटी से आया, तो समवर्ती सूची का अवधारणा आपको याद होना चाहिए, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक। चलिए आगे कुछ और देखते हैं, हमने ऐड किया है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत मतलब जो जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हमने लिखा है कि यूएसए मतलब अमेरिका से क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो प्रस्तावना लिया गया है, और मौलिक अधिकार लिया गया है, फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और वित्तीय आपात यूएसए से लिया गया है, ये आपको इतना तो पता होना चाहिए। ब्रिटेन से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। आप जानते होंगे कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? भाग 4 में, ठीक है, मतलब इसको और आप याद रख सकते हैं कि भाग 4 में
आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, देखिए प्रस्तावना की भाषा, ये आप कंफ्यूज इसमें मत होइएगा, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और समवर्ती सूची तो पूछा ही था इसमें, ठीक है। और रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, मतलब अगर इसका मौलिक कर्तव्य का भाग पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, भाग 4 का क, ठीक। और अनुच्छेद 51 का क, दोनों में क ही आएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखेंगे। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन, आर्टिकल अगर इसका से कभी पूछा जाए तो आप आर्टिकल भी याद रखिए 368, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितना भी हमने यहाँ लिखा है, तो उम्मीद है आप इसको भी ध्यान में रखेंगे और याद करके रखेंगे ताकि कभी भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, आप जानते होंगे कि टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, किस तारीख को, 29 जुलाई को, तो यही लिखना था उस टाइम। और इससे संबंधित कुछ और दिवस हमने यहाँ ऐड किया है, तो आप इसको भी देख लीजिए कि अगर कभी आपके इस एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मतलब पशु दिवस कब मनाया जाता है तो आप क्या बताएंगे, 3 अक्टूबर। विश्व हाथी दिवस, जैसे यहाँ पूछा गया था टाइगर, इसीलिए हमने सिर्फ टाइगर, गैंडा, गौरैया यही सब लिखा है, मतलब पशु पक्षी वाली दिवस ही लिया है, बाकी नहीं। तो हाथी दिवस आप जानते हैं 12 अगस्त, और 12 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, अब को रिलेट कर सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस तो जानते हैं 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, और इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर, ठीक, जस्ट 12 अगस्त के बाद 22 सितंबर गैंडा दिवस। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को, जस्ट 3 दिन बाद। और विश्व पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। उम्मीद है आपको ये भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो फिर लाइक करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रश्न 4, मतलब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। मतलब आप जानते हैं 7 महाद्वीप है, और मतलब एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों, मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती हैं। तो कौन सा महाद्वीप है, वो महाद्वीप है दक्षिण अफ्रीका, कह सकते हैं, फिर अफ्रीका लिखिए, दक्षिण अफ्रीका ही, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। चलिए इसको अभी हम मैप में भी आगे देखेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि प्रश्न 5, भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत की पहली फ्रेंच, मतलब फ्रांसीसियों के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वह स्थापित की गई थी सूरत में। और अगर आपसे सन भी मतलब ध्यान रखिए, 1668 ईस्वी में। किसके द्वारा, ये भी आप नाम सुने रहिए, फ्रैंक कैरो के द्वारा, ठीक है, नाम सुने रहिए, बस कभी पूछ लिया जाए तो आपको याद रहेगा। ये रहा। और इससे संबंधित मैंने कुछ और फैक्ट्रियों से संबंधित, मतलब कौन कब कहाँ स्थापित किया था, जैसे पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठिया फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, कोचीन में। डचों और अंग्रेजों ने सेम जगह, कहाँ, मछलीपट्टनम। और फ्रेंच, अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि फ्रेंच ने अपनी, तो फ्रेंच तो वाला शायद क्वेश्चन ही था, फ्रेंच था ही ना, यस यही था, तो सूरत में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा गया है कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा गया है। तो शारदा अधिनियम का संबंध है, आप जानते होंगे कि बाल विवाह से, किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है, ठीक है। और इसको और क्या कहते हैं, मतलब और इसको उस टाइम क्या लिख सकते थे कि, मतलब इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाइल्ड मैरिज और रिस्ट्रेन, मतलब रिस्ट्रेन, STRAIN, सॉरी यहाँ एन रहेगा, यहाँ देखिए रिस्ट्रेन एक्ट, ये कब लाया गया था, लाया गया था उस समय, पास हुआ था 1929 में। उसमें आपको अगर पूछ लिया जाए कि गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे कौन, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, कौन, लॉर्ड इरविन कह सकते हैं आप। तो ये जानकारी
मतलब इतना ध्यान रखिए। और अगर आपसे मतलब इसमें ये भी पूछा जाए कि जैसे ये बाल विवाह से संबंधित था, तो इसमें बुराई क्या था, क्योंकि इसमें जो मतलब गर्ल्स की शादी की एज, मतलब विवाह की एज बताई गई थी, वह था मतलब 14, और बॉयज़ की जो थी वह 18, मतलब 18 साल रखी गई थी। ठीक है, शारदा अधिनियम में। उसके बाद 1978 में इसको अमेंडमेंट करके क्या किया गया कि मतलब गर्ल्स की एज कितना, 18 वर्ष निर्धारित किया गया, और बॉयज़ की 21 निर्धारित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा कि कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी मतलब आप जानते हैं ना, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात, मतलब सॉरी, कौन से, अगर पूछा जाए कि महासागर के तट पर, तो आप क्या बताएंगे, गुजरात ऐसे ही है। तो यहाँ कौन सा मतलब सागर है, अरब सागर। ठीक है, तो अब से ये पूछा गया कि कच्छ की खाड़ी, तो यहाँ जो गुजरात वाला किनारा है ना, यही है कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ कौन सा बंदरगाह है, यहाँ बंदरगाह है, मतलब इसका नाम है कांडला बंदरगाह, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कांडला। और इसको अभी हाल ही में रीनेम किया गया, मतलब इसका नाम बदला गया, उसका नाम पंडित दीनदयाल, ठीक है, बंदरगाह भी रखा गया। क्या, पंडित दीन दयाल, दीन, यस, नहीं, दीनदयाल, ठीक है, रखा गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा कि प्रश्न 8, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को, मतलब मैदान का क्या नाम है। ये आपसे पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं, सिंपल, वो उनका नाम क्या है। तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उनका नाम है, आप जानते होंगे कि उनका नाम है पंपास। क्या, पंपास कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, पंपास, ये ठीक। या फिर आप स की जगह, मतलब उस टाइम जिसने लिखा था पंपाज, उसका भी आंसर सही माना गया था। और चलिए और कुछ घास के मैदान देखते हैं आगे, हमने मतलब मैप इंक्लूड किया है। और एक सबसे पहले अफ्रीका वाला क्लियर कर देते हैं कि ये देखिए ऊपर क्या है, मतलब कौन सी रेखा गई है, कर्क रेखा, और यहाँ देखिए ये है भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा। तीनों कहाँ से होके जा रही हैं, अफ्रीका से होके जा रही हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। ये क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया। और घास के मैदान मतलब ये ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड वाला मतलब मैप ही हमने लिया है। और यहाँ देखिए प्रेयरीज आपसे अगर पूछा जाए तो यह कहाँ पाया जाता है, किस महाद्वीप पे, हम कह सकते हैं अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका कह सकते हैं, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका है, और ये पूरा पोर्शन ये मतलब दक्षिणी अमेरिका है, फिर ये पूरा कितना है, एशिया है, इधर इधर यूरोप है, यूरोप, अफ्रीका, और ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप ये भी देखते रहिए, मतलब प्रेयरीज हो गया अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, देखिए यहाँ पंपास, यही पूछा गया था। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में ये सब घास के मैदान है। और जो स्टेपीज होती है ना, स्टेपीज आप कह सकते हैं यूरोप और एशिया, और कंट्री पूछे तो रूस, यूक्रेन, इन सब कंट्री में पाया जाता है। और ये जो विल्ड और सवाना है ना, ये अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और जो ये विल्ड है तो साउथ अफ्रीका में है, और यहाँ सवाना पंपास लिखा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो घास की मैदान होती है इसको विल्ड कहते हैं। क्या, विल्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको मैप के थ्रू भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। इसमें पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम बताइए। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से प्रवाहित होने वाले जो गर्म धारा का नाम है, वो उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ग से गर्म, ग से गल्फ स्ट्रीम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस महासागर में, अगर महासागर का नाम पूछ लिया जाए तो अटलांटिक महासागर, आप इसको भी याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर। कभी ज्योग्राफी में देखेंगे कि गर्म धारा और ठंडी धारा क्या होती है, और डिटेल्स। अभी के लिए इतना ही। चलिए अगला प्रश्न है कि ड्रैंकेसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। तो यहाँ देश का नाम आपसे पूछा गया है, तो इसका क्या नाम बताएंगे, अफ्रीका, या तो अफ्रीका लिखिए, और या फिर आप लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ओके, और आप जानते होंगे कि अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा, मतलब दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। ये भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर लीजिए, और इसका आंसर यही हो जाएगा। ड्रैंकेसबर्ग किस पर्वत में, मतलब जो पर्वत है किस देश में स्थित है, तो आप बताएंगे क्या, अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको
पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और कहीं अगर छोटी मोटी गलती हो तो मतलब थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा और उसको सुधार कर लीजिएगा। वैसे मैंने कोशिश की है कि कोई गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर, मैं भी इंसान ही हूँ तो हो सकता है। और इसका एनालिसिस करें तो मतलब कौन सा प्रश्न किस किस टॉपिक से आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पॉलिटी आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब आ जाता है। तो कहाँ कहाँ से आया था, तो जब हमने देखा मतलब ये 10 प्रश्न कहाँ कहाँ से आए थे। अगर हम बात करें हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से तो फिर हम कह सकते हैं मतलब कौन कौन सा बाल विवाह जो वाला क्वेश्चन था वो हिस्ट्री से था, मतलब एक क्वेश्चन हिस्ट्री से हम कह सकते हैं। और ज्योग्राफी, वो भी कौन सी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी तो एक क्वेश्चन कह सकते हैं आया था। और इंडियन ज्योग्राफी से वो मतलब कांदला, सूरत नहीं कांदला बंदरगाह, ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से सोचे कुल मतलब कितने क्वेश्चन थे। ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं, पॉलिटी से एक क्वेश्चन था, वही समवर्ती सूची वाला, ठीक है। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटी से ही संबंधित था, तो हम पॉलिटी से 2 क्वेश्चन लिखेंगे। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी से पंपाज, गल्फ स्ट्रीम और अफ्रीका, फिर दक्षिण अफ्रीका, 4 क्वेश्चन, ठीक। 4 क्वेश्चन कहाँ से आया था आपका, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, प्लस एक क्वेश्चन कहाँ से आया था आपका, इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक। ये हो गया, कितना क्वेश्चन हो गया आपका अभी, 8। और 2 क्वेश्चन जो बचा वह मतलब एक क्वेश्चन तो आया था ईवीएस से, जो डे वाला क्वेश्चन था। डे वाला क्वेश्चन आपका कौन सा आया था, ईवीएस से संबंधित था, ठीक है। हम उसी की कैटेगरी में रखेंगे, ईवीएस की कैटेगरी में रखेंगे। और सूरत, हाँ हिस्ट्री से हम 2 क्वेश्चन करेंगे, सॉरी। जो सूरत वाला था ना, मतलब कि फ्रेंच की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन 2 था इसमें, एक बाल विवाह और एक सूरत फैक्ट्री, ठीक। तो हिस्ट्री से 2 और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4, इंडियन ज्योग्राफी से 1, मतलब कुल 7 क्वेश्चन हो गए। फिर 2 क्वेश्चन पॉलिटी से और फिर ईवीएस से 1 क्वेश्चन। ये देख लीजिए कितना क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ रहा है, मतलब ज्योग्राफी कह सकते हैं, फिर पॉलिटी और फिर हिस्ट्री का सेम रेशियो, और फिर ईवीएस से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, और कहाँ कहाँ से आ रहा है आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और वो टॉपिक तो पढ़िए ही, साथ में उससे रिलेटेड टॉपिक और पढ़िए। और ये देखिए कि मतलब हम जहाँ सोच नहीं सकते वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सिलेबस में नहीं लिखा है टॉपिक, फिर भी वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए, और उससे थोड़ा सा बढ़ के पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, सारी मतलब बहुत सारी जानकारी जान के, नई नई जानकारी मैंने कोशिश की है अच्छे से बताने की और समझाने की। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक आप अभी भी आप बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और हाँ, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश का जो वीडियो आपने अगर नहीं देखा हो तो कृपया उसको भी देख लीजिए, मैंने डिटेल में काफ़ी करवाया है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।